नमस्कार, सच की पड़ताल देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन। भारत में आरक्षण सामाजिक न्याय का माध्यम है तो वोट बैंक की राजनीति का एक जरिया भी बन जाता है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया था जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। आज उस पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा है कि कौन पिछड़ों का आरक्षण का समर्थक है, कौन नहीं। एक बार फिर मंडल वाले आरक्षण पर रण छिड़ा हुआ है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव अगर पार्टियों के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए अहम थे, तो इस चुनाव में एक मुद्दे के रूप में आरक्षण की भी अग्नि परीक्षा हो रही थी। जिस वक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसी वक्त ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण में हिस्सेदारी का सवाल भी उठ रहा था। चुनाव में कांग्रेस पर 3-1 से बढ़त लेने के बाद बीजेपी इस मुद्दे को संसद तक ले गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस तो पिछड़ों के आरक्षण का जन्मजात विरोधी है। मंडल कमीशन के रिपोर्ट तक जब तक वो सत्ता के बाहर नहीं गए तब तक लागू नहीं हुआ, और बाद में लागू हुआ भी तो विपक्ष के नेता के नाते स्वर्गीय राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। मान्यवर, विरोध। मंडल पार्ट 2 की सुगबुगाहट 2 दिशाओं से शुरू हुई। एक बिहार से, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना से लेकर ओबीसी को आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की वकालत की। फिर बिहार में जातिगत जनगणना भी हो गई और आरक्षण का कोटा 60% से बढ़कर 75% तक भी पहुंच गया। जो आरक्षण का है ना, तो जो लिमिटेड है 50%, अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी ओबीसी और ईबीसी का है, उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया, बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए। ये अच्छी बात होगी और उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश का मतलब कि एक तरह का सबका आकलन करना चाहिए, ताकि किनका क्या आबादी है और उसको देखते हुए कुछ जो मदद दी जाएगी। तो इसीलिए तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। बिहार ने जिसे कर दिखाया, उसका दूसरा सिरा कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने पकड़ रखा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक तरफ जहां पुराने समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तर्ज पर पिछड़ों को 100 में 60 की हिस्सेदारी देने की वकालत करने लगे, वहीं उन्होंने पूरे देश में जातिगत जनगणना की चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उछाल दी। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को इसका भरपूर फायदा भी मिला, इसलिए कांग्रेस की तरफ से 4 राज्यों के हालिया चुनाव में ये मुद्दा भी उछाला गया। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों से थोड़ा किनारा करके निकल गई। फिर भी जनादेश बीजेपी के पक्ष में गया। उत्तर भारत के तीनों राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस हार गई। इसके बाद बीजेपी की तरफ जाति की नई परिभाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दी। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। इसके बाद कांग्रेस को घेरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राजीव गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। 6 दिसंबर 1990 को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राजीव गांधी ने मंडल कमीशन पर कहा था
क्योंकि काफी लंबे वक्त बाद एक जातिगत तनाव देश में देखने को मिल रहा है। यदि आप पीछे देखें तो 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने ना जात पर ना पात पर का नारा दिया था। आज के समय में बाहरी और आंतरिक दबावों पर सरकार की तरफ से मरहम लगाने की आवश्यकता थी। जहां राष्ट्र और हमारे समाज को मदद की आवश्यकता थी, वहां सरकार क्या करती है? वह बिना कोई तैयारी किए मंडल आयोग की घोषणा करती है। जाहिर है कि राजीव गांधी के बयान को ब्रह्मास्त्र बनाकर गृह मंत्री शाह ने उसी कांग्रेस पर चला दिया जो ओबीसी को अपने वोट बैंक का नया आधार बनाना चाहती है। पास्ट में किसने क्या किया, किसने नहीं किया, मैं मतलब ऐसे तो जो बीजेपी पार्टी है वो सारे ही पास्ट की बात करते हैं। भाई पास्ट में आप लोगों ने क्या किया था? अगर लोग आजादी की लड़ाई ढूंढेंगे तो आपका क्या रोल था उस वक्त? तो ये, और मैं समझता हूं कि अपन सब लोगों को इस मुल्क की तरक्की में काम करना चाहिए और वो काम करना चाहिए, प्रेजेंट और भविष्य की बात करना चाहिए। प्रेजेंट फिर पास तो सबका खुला आएगा। अब लोकसभा के चुनाव की आहट साफ साफ सुनाई पड़ रही है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने मंडल पार्ट 2 वाले मुद्दे पर सहयोगी दलों के साथ डटी रहती है या कुछ बदलाव करती है। लेकिन आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी जैसे दल इस मुद्दे से पीछे हटते नहीं दिखते। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस साल जातिगत जनगणना से लेकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने तक की बात होती रही। कांग्रेस से लेकर आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां इस पर काफी एक्टिव हैं, तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने को अपने खाते में जोड़ रही है। तैंतीस साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो पूरे देश में आग सी लग गई। अगड़ी जातियों के छात्र और नौजवान वीपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। मंडल आयोग की सिफारिशों ने देश की सियासत को बदल दिया। आज आलम यह है कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण और जाति जनगणना ही राजनीति का सबसे अहम विमर्श बन गया है। ये भारत माँ की सेवा करने के लिए हम नीच जाति के लोगों को अगर सेवा करने का मौका मिला, जो काम मिला हमने किया। आप मोदी का जितना अपमान करना है कर दीजिए। आपको मोदी को जितनी गालियां है देनी है दे दीजिए। आपको मोदी को फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए, लेकिन मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए। मंडल आयोग की सिफारिशों से वीपी सिंह को तो कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, लेकिन उस फैसले ने राजनीति की परंपरागत धाराओं को बदल दिया। उससे पिछड़ी और दलित जातियों में चेतना का नया संचार हुआ, जिसके कारण बिहार में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेताओं का मजबूत जमीनी आधार बना। उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव और काशीराम जैसे नेताओं का बहुत तेजी से उभार हुआ, जिनकी विरासत अखिलेश यादव और मायावती को मिली। राष्ट्रीय फलक पर देखें तो देश को पिछड़े वर्ग से आने वाले 2 प्रधानमंत्री मिले। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के पहले तक कोई ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बना था। सामाजिक समरसता की तरफ बड़ा कदम राजनीति के दलदल में भी फंसता रहा। आरक्षण को आधार बनाकर कई क्षेत्रीय दल बने, जिन्होंने वंशवादी राजनीति को शह और संरक्षण दिया। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं है। आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने इसलिए किया था कि जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो कायम थी और जिस प्रकार से जो भेदभाव छुआछूत जो हुआ करता था, जन भागीदारी की जहां तक बात थी, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऐसे समाज में बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटीज की, जहां एक बराबर के नजरिए से लोगों को एक अधिकार मिले। इसके वजह से ये आरक्षण प्रावधान किया था।
साथ ही मंडल आयोग की सिफारिशों का नया संस्करण भी आता रहा। मनमोहन सिंह की सरकार आते आते उस सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे अर्जुन सिंह ने पिछड़े वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान किया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी आरक्षण का दरवाजा बार बार खुलता दिखा। हालांकि आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर बंद भी हो जाता था, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे भी कर दिया। नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक था। इसका असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में भी दिखा, जहां महिलाओं ने बीजेपी को खुलकर वोट दिया। दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस भी जातिगत जनगणना का समर्थन करके पिछड़ी जातियों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अब भले पिछड़ों की दुहाई दे, लेकिन ये तो शुरू से ही आरक्षण का विरोधी रही है। मैं आज पूछना चाहता हूं, इस सदन के अंदर जो आम सभाओं में बैकवर्ड क्लास कर घूमते हैं, मैं फिर से कहता हूं, उनको मालूम नहीं है इनकी पार्टी ने क्या किया है। किसने काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट रोक कर रखा, वो जवाब होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वक्त मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिस वीपी सिंह की छवि एक तबके में खलनायक वाली बन गई थी, उसी वीपी सिंह को नई मान्यता मिलने लगी। 27 नवंबर को वीपी सिंह की 15वीं पुण्यतिथि पर चेन्नई में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे और मौजूद थे वीपी सिंह के परिवार के लोग। The big picture is still like providing... बड़ी तस्वीर यही है कि वंचित लोगों के लिए अफर्मेटिव एक्शन हो। ये तस्वीर इसलिए बनी हुई है कि अब तक इसे हासिल नहीं किया जा सका है। जाति गणना और बाकी चीजें इस बड़ी तस्वीर के सूक्ष्म ब्यौरे हैं। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस बड़ी तस्वीर पर फोकस करूँगा। वीपी सिंह की प्रतिमा उस वक्त लगाई गई जब कांग्रेस भी उसी लाइन में चल रही है, लेकिन स्टालिन ने उसमें कांग्रेस को नहीं बुलाया। इससे साफ है कि मंडल पार्ट 2 के नेतृत्व को लेकर कोई पीछे रहना नहीं चाहता। आरजेडी, जेडीयू, एसपी से लेकर डीएमके तक तमाम क्षेत्रीय पार्टियां ये दिखाना चाहती हैं कि पिछड़ों का खैर खवा वही है। वहीं कांग्रेस ये बताना चाहती है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ओबीसी राजनीति की चैंपियन वही है, जबकि बीजेपी के पास पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। साथ ही उसने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर अपनी बढ़त बनाने की कोशिश की है। इतना तो लग रहा है कि 2024 की चुनावी बिसात पर ओबीसी का दांव खेला जाएगा, लेकिन खेल का वो ऊंट किस करवट बैठेगा, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। अंग्रेजों के जमाने में कैसे आया था आरक्षण का विचार, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाज के दबे तबके को ऊपर उठाने के मकसद से आरक्षण की मांग सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने की थी। वक्त के साथ वो मांग मजबूत होती गई और आज वो विमर्श का बड़ा मुद्दा बन गया। दर दर की ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों बहनों को न्याय दिलाने के लिए उनको 2 सीटें का रिजर्वेशन दिया। 21वीं सदी में आरक्षण की होड़ की शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी दिनों में ही हो गई थी। 1882 में समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने उपेक्षित वंचित तबके के लिए मुफ्त में शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग की थी। इसे 1901 में कोल्हापुर के शासक शाहूजी महाराज ने कर दिखाया, जब वंचितों को नौकरियों में 50% आरक्षण का प्रावधान रखा। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने 100% आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, जिसमें गैर ब्राह्मणों को 44%, ब्राह्मणों को 16%,
मुस्लिमों को 16% और एंग्लो इंडियन ईसाई को 8% आरक्षण का प्रावधान रखा गया। आजादी के बाद संविधान बन रहा था, तभी दलितों और आदिवासियों के लिए पहली बार आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद से आरक्षण की गंगा में बहुत पानी बह चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।